अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा, मैं ना आज ही काफ़ी दिनों के बाद मैं आप लोग के साथ में व्लॉग शेयर कर रही हूँ। बीच में बहुत ज़्यादा गैप हो गया क्योंकि मेरी तबीयत नहीं सही थी, और क्या हुआ था मैं आप लोग के साथ में आगे शेयर करूँगी। अभी फ़िलहाल मैंने अपने बेटे को भेज दिया था स्कूल, और उसके बाद में घर के काम वगैरह मैंने कर लिए थे, ऑलमोस्ट थोड़े बहुत रह गए थे तो वो मैं अभी कर लूँगी। और वही आज का मैं पूरा आपके साथ में अपने दिन का रूटीन शेयर करने वाली हूँ। तो अभी तो फ़िलहाल मैंने ना ब्लिंकिट से कुछ चीज़ें ऑर्डर करी थी जो मुझे चाहिए थी, और यहाँ से मार्केट जाना ना थोड़ा सा दूर पड़ता है, तो इसलिए मैं यहीं पे मंगा लेती हूँ, घर पे आ जाता है ईज़िली। तो मैंने ना कुछ ज़रूरत की चीज़ें ही मंगा ली थी, जैसे कि ये मैदा है। आज मैं आप लोग के साथ में एक रेसिपी शेयर करूँगी और देखती हूँ कैसी बनती है वो रेसिपी, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम बनाने वाली हूँ। तो वही कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई थी ना, मैंने मंगा लिया था। जैसे कि मैंने ना टमाटर वगैरह भी मंगाए थे, क्योंकि हमारे यहाँ जो सब्ज़ी वाला है वो आता है, तो मैं थोड़ा ऊपर रहती हूँ, मतलब सेकंड फ्लोर पे। तो जब तक मैं नीचे जाती हूँ सब्ज़ी वाला चला जाता है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है सब्ज़ी वगैरह लेने में। तो मैंने फिर टमाटर मंगा लिया था, और साथ में ये जिंजर गार्लिक पेस्ट भी मंगाया था। अच्छा, मार्केट में ना आजकल जिंजर गार्लिक बहुत ज़्यादा महंगा हुआ है, तो पील भी करना पड़ता है उनको। तो मैंने सोचा चलो इस बार मैं ये रेडीमेड जिंजर गार्लिक पेस्ट मंगा लेती हूँ, यूज़ करके देखूँगी कैसा है। जो फ्रेश की बात होती है ना, वो इन सब चीज़ों में नहीं होती, लेकिन जब आपके पास में ऐसी प्रॉब्लम है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और मैंने ना आज आइसक्रीम मंगाई थी अपने लिए, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा मन कर रहा था ये कसाटा आइसक्रीम खाने की। बहुत पहले मैं खाया करती थी, लेकिन अभी काफ़ी दिनों से नहीं खाई थी, तो मैंने सोचा चलो आज ये मंगा लेते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इनको रख दूँगी मैं इनकी जगह पर, और ये जो टमाटर हैं इनको मैं वॉश करके रख लूँगी। और साथ में मैंने ना ये एक किचन टॉवल का रोल भी मंगाया था, तो बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मुझे मिल गया था, करीब 45 या 49 रुपीज़ का। एनीवेज़, अभी ना दूध वाले भैया आ गए थे, तो मैंने दूध लिया, तो दूध थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा हो गया था, तो मैंने सोचा चलो आज मैं इसका पनीर बना लेती हूँ। वैसे भी पनीर थोड़ा हेल्दी होता है, और बच्चों के लिए टिफ़िन वगैरह में बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बन जाती हैं। तो पनीर मैं कभी भी बाहर से नहीं लेती हूँ मार्केट से, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा केमिकल वगैरह मिल रहे हैं पनीर में और दूध वगैरह में। तो मेरे घर पे जो दूध आता है वो बहुत अच्छा होता है, तो पनीर मैं हमेशा घर पे ही बनाती हूँ। और पनीर बनाने का ना बहुत ही सिंपल तरीका है। बहुत सारे लोगों को आता होगा बनाना, लेकिन बहुत सारे लोग को नहीं आता होगा बनाना। तो मैं बता दूं आपको, सबसे पहले आपको ना दूध को बॉईल कर लेना है, फिर गैस की फ्लेम को एकदम लो कर देना है, और आप नींबू का रस लीजिए या फिर विनेगर लीजिए। और मैंने यहाँ पर एक नींबू का रस लिया था और उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया था। फिर दूध में ना धीरे धीरे करके आप इस सॉल्यूशन को डालिए और चम्मच को चलाते रहिए। ये अपने आप से जो दूध है वो फट जाएगा, और फिर आप इसको 5 मिनट के लिए ऐसे छोड़ दीजिए, और फिर आप इसको ना छान लीजिए। अच्छा, छानने के बाद में ना इसको आप टैप वाटर से नॉर्मली इसको वॉश कर दीजिए, ताकि जो भी उसमें नींबू की खटास वगैरह है तो वो निकल जाए, या फिर विनेगर अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो विनेगर का जो भी एक्स्ट्रा टेस्ट है वो ख़त्म हो जाए। फिर आप इसे अच्छे से निचोड़ लीजिए, और आप किसी भी कपड़े में हल्का सा रुमाल ले लीजिए, मतलब क्लीन होना चाहिए एकदम, या फिर आपका जो किचन का कपड़ा है उसमें आप बांध कर इसको रख दीजिए इस तरह से, ऊपर से कोई भी हैवी चीज़ रख दीजिए, और आपका जो पनीर है वो बन जाएगा। तो मैंने ना पनीर को सेट होने के लिए मैक्सिमम 1 आवर के लिए रखा था, इस तरह से ऊपर से हैवी चीज़ रख दी थी, और ये इसका सारा पानी निकल गया था, और ये अच्छे से सेट भी हो गया था। अभी मैं आपको ना इसे कट करके दिखाती हूँ, और बिल्कुल मार्केट जैसा पनीर बनता है, इवन उससे भी ज़्यादा अच्छा होता है घर का बना हुआ। घर की बनी हुई चीज़ें वैसे भी अच्छी होती हैं। तो आप ये देख सकते हैं मैंने इसका पीस कट करा है, और ये कितना अच्छा बना है। बस शेप में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। बाकी अगर आपके पास में पनीर मेकर है ना, तो फिर आपका जो पनीर का शेप है वो भी एकदम परफेक्ट आएगा। खैर, यहाँ पर मैं इसको ना अभी बनाने वाली नहीं हूँ, तो मैंने इसको पानी में डिप करके रख दिया है फ्रिज में। जब भी आप पनीर स्टोर करें ना, इसी तरह स्टोर करें, वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। अच्छा, तो आज मैं बनाने जा रही थी सिनेमन रोल,
और मैं फ़र्स्ट टाइम बनाने जा रही थी। मैंने इससे पहले कभी भी ये रेसिपी नहीं ट्राई करी है। हालाँकि जो ब्रेड है वो तो मैंने बहुत बार बनाया है जो इसमें यूज़ होता है, बट सिनेमन रोल मैंने नहीं बनाया है। तो आज मैं फ़र्स्ट टाइम बनाने वाली थी और मेरा बड़ा मन कर रहा था इसको बनाने का, क्योंकि मैंने ना 1-2 रील्स देख ली थी इसकी, तो मैंने सोचा चलो आज बनाते हैं। और कभी बनाया नहीं है लेकिन देखती हूँ कैसा बनता है। मुझे ना डिफ़रेंट डिफ़रेंट चीज़ें बनाने का, रेसिपी बनाने का बड़ा शौक़ है, एक्सपेरिमेंट मैं करती रहती हूँ। तो आज मैं इस पे भी एक्सपेरिमेंट करके देखती हूँ कि कैसा ये टर्न आउट होता है। खैर मैंने ना 2.5 कप मैदा लिया था और इसको छान लिया था। उसके बाद में मैंने इसमें डाला था इंस्टेंट ईस्ट और थोड़ा-सा मैंने नमक भी डाल दिया था, हाफ़ टी स्पून, और साथ में मैंने 2 टेबल स्पून शुगर डाली थी इसमें। अच्छा, शुगर ज़रूर डालें क्योंकि जो ईस्ट होती है ना, इसका खाना होता है शुगर। जब ये खाती है तो फिर ये फूल जाती है, जिससे जो हमारा ब्रेड है वो अच्छा राइज़ होता है। फिर मैंने ना इसमें 1/4 कप के करीब मेल्टेड बटर डाला था। सारी इंग्रेडिएंट और उसका जो मेज़रमेंट है आपको कैप्शन में मिल जाएगा, साइड में भी मैं मेंशन कर दूँगी। और इसको अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है। उसके बाद में आप इसमें डालिएगा मिल्क, और ये जो मिल्क है ना ये वार्म होना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए। इतना होना चाहिए कि आप अगर इसमें अपनी फिंगर डिप करें तो आप ईज़िली बर्दाश्त कर सकें। और वार्म मिल्क डालने से ही जो ब्रेड है ना ये राइज़ होगा और जो ईस्ट है वो एक्टिवेट होगी। खैर यहाँ पर मैंने ना इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था डो को। स्टार्टिंग में आपको ये थोड़ा-सा चिपचिपा सा लगेगा, मतलब हाथ में चिपकेगा, लेकिन जैसे-जैसे इसको आप नीड करेंगे ना तो फिर ये अच्छा सा एकदम स्मूथ बन जाएगा। तो यहाँ पर मुझे ना जो बाउल था उसमें थोड़ा-सा नीड करना दिक्कत कर रहा था, तो मैंने ना ऐसे प्लेटफ़ॉर्म पर अच्छे से पहले इसको क्लीन किया था, बाद में इसमें थोड़ा-सा मैदा डस्ट किया और इसको बहुत अच्छे से नीड किया। तो आप भी देख सकते हैं कि कितना सॉफ्ट और एकदम स्मूथ सा डो बनकर तैयार हो गया था। अब मैं इसको रख दूँगी एक बाउल में, और इसमें मैंने ना थोड़ा-सा बटर साइड-साइड में लगा दिया था ताकि इस पे चिपके ना, और इसको अच्छे से रैप करके रख दूँगी मैं अवन में। अवन गरम नहीं है, बस मैंने नॉर्मल इसमें रखा था क्योंकि बाहर का मौसम थोड़ा-सा आज ठंडा था, तो मैंने अंदर रख दिया था ताकि ये जल्दी राइज़ हो जाए। अभी हमारा डो राइज़ होने में टाइम लगेगा, कम से कम 1 से डेढ़ घंटा तो लग ही जाएगा। अगर ज़्यादा गर्मी है तो कम भी टाइम लग सकता है। तब तक इधर अंदर की फिलिंग बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने ना ब्राउन शुगर ली है 3/4 कप, और 3/4 कप में ना बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ होते हैं, तो आपको ना 1/4 कप के 3 बार आपको डालना है मेज़र करके, तो वो 3/4 कप हो जाएगा आपका। फिर मैंने ना इसमें 2 टेबल स्पून सिनेमन डाला था, और 2 टेबल स्पून मुझे नहीं डालना चाहिए था क्योंकि जब मैंने इसको खाया था ना बनाने के बाद, तो मुझे सिनेमन का टेस्ट ज़्यादा लग रहा था, क्योंकि ये घर का बना हुआ सिनेमन पाउडर था, शायद इस वजह से मार्केट वाला थोड़ा-सा कम वैसा होता होगा। इसमें बहुत ज़्यादा मतलब फ्लेवर उसका बहुत हार्ड आ रहा था। तो आप जब बनाइएगा ना तो 1 टेबल स्पून ही डालिएगा। फिर मैंने ना इसमें बटर डाला था, 1/4 कप मैंने बटर लिया था, लेकिन 1/4 कप से भी बच गया था। करीब 2 से 3 टेबल स्पून बटर ही इसमें यूज़ हुआ था। तो इसको अच्छे से मिक्स करके, और आपको इसको फ़िलहाल रख देना है साइड में। और शुगर को मैंने ना एज़ इट इज़ डाला था और उसको मैंने पाउडर नहीं बनाया था। फ़िलहाल इधर जो ये डो है ये राइज़ हो चुका है, और आप देख सकते हैं कितने अच्छे से राइज़ हुआ है ना, अपना साइज़ का ये डबल हो गया है। तो इस डो की ना आपको एयर निकाल कर इसे आपको अच्छे से नीड करना है 3 से 4 मिनट के लिए फिर से, जिसके लिए मैंने ना थोड़ा-सा मैदा डस्ट कर लिया था। आप चाहें तो मैदा ना भी डस्ट करिएगा, ऑयल या बटर भी लगा सकते हैं। और नीड करने के बाद में आप इसे हाथों की हेल्प से अच्छे से स्प्रेड कर लीजिएगा। फिर आप रोलिंग पिन लेकर या फिर अपने हाथों की हेल्प से ही इसको आपको स्क्वायर शेप में रोल कर लेना है, जैसा मैंने किया है इस तरह से। बहुत ज़्यादा थिन भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए, मतलब जैसे कि नान बनती है ना, तवा नान, उस तरह से पतला सा इसका ये जो रोल है ये आप रोल कर तैयार करिएगा। फिर इसके ऊपर जो ये शुगर और सिनेमन का हमने फिलिंग तैयार करी थी ना, तो वो आप अच्छे से स्प्रेड कर दीजिएगा इसके ऊपर, इवनली स्प्रेड करिएगा, कहीं पर से भी मतलब रह ना जाए। फिर आप ना धीरे-धीरे करके इसको रोल कर लीजिएगा, जैसा मैंने आपको वीडियो में दिखाया है, इस तरह से आपको इसे रोल कर लेना है।
अच्छा, इसको रोल करने के बाद में आपको अच्छे से इसे सील कर देना है। फिर आप ना किसी नाइफ़ की हेल्प से इस पर आप इस तरह से मार्क्स बना लीजिएगा। इक्वल पीसेज़ में आपको इसे कट करना है ना, तो इसलिए आप इसमें मार्क्स बना लेंगे तो थोड़ा-सा ईज़ी हो जाएगा आपको कट करने के लिए। फिर आप एक थ्रेड लीजिएगा या फिर आप नाइफ़ की हेल्प से भी कट कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेटर इसका जो तरीका होता है ना कट करने का, कोई भी रोल आप बनाएँ, चाहे चिकन रोल हो या स्विस रोल हो या इस तरह का सिनेमन रोल, तो आप ना हमेशा थ्रेड से कट करिए, बहुत ही नीटली कट होता है। तो आप ये देख सकते हैं मैंने ना सारे पीसेस इसके कट कर लिए हैं और इसके बाद में ना मैं इसको एक ग्रीस की हुई ट्रे में रख दूँगी और इसे फिर से मैं राइस करूँगी। कम से कम आधा से 1 घंटा के लिए मैं इसे रखूँगी। तो मैंने जो ये ट्रे ली थी ना, ये बेकिंग ट्रे है और मुझसे ना यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई थी ये, कि मैंने ना इसमें सारे पास-पास में ही रख दिया था, क्योंकि मैंने पहले कभी बनाया है नहीं, फर्स्ट टाइम बना रही थी, तो मैंने पास-पास में रख दिया था, जिसकी वजह से ये राइस तो हुए थे, लेकिन जब मैंने इसे बेक किया था तो बीच में जो था ना, बीच में जो रोल थे वो थोड़े से नीचे से मतलब अच्छे से कुक नहीं हुए थे। तो जब भी आप बनाएँ ना, तो जब सिनेमन रोल को आप रखें राइज़ होने के लिए ना, तो इसमें बीच में गैप होना चाहिए थोड़ा-थोड़ा सा, ताकि जब ये राइज़ हो तो अच्छे से राइज़ हो जाए। ख़ैर अभी फिर फ़िलहाल जब तक वो राइज़ होता है ना, तब तक मैं यहाँ पर अपने जो बर्तन निकले थे सारे वो वॉश कर लूँगी। अच्छा, मैंने ना इंटरनेट पे एक ये ट्रिक देखी थी कि जब भी आप इस तरह का कोई स्ट्रेनर वॉश करते हैं ना, तो वो ईज़िली वॉश नहीं होता। तो आप कोई भी स्पून लीजिए, ऊपर लगा दीजिए जो टैप वाटर है उसके नीचे, तो आपका जो ये स्ट्रेनर है ना बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा, वॉश हो जाएगा। अच्छा, ख़ैर मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही थी कि मैं इतने दिनों से कहाँ थी, मैंने व्लॉग क्यों नहीं बनाया। तो मेरे ना जो टूथ होता है ना, उसमें थोड़ा-सा पेन था, तो जब मैंने डॉक्टर को दिखाया तो उसमें कैविटी निकली, जिसकी वजह से उनको ना रूट कनाल करने का मतलब उन्होंने मुझे बताया कि रूट कनाल आपका करना पड़ेगा। तो फिर मैंने ना रूट कनाल कराया और जिसकी वजह से मुझे थोड़ा-सा पेन भी था, क्योंकि जिसने कराया होगा उसको पता होगा कि बहुत ज़्यादा पेन होता है और एनेस्थीसिया, लोकल एनेस्थीसिया जो होता है वो भी दिया जाता है। तो मुझे बोलने में भी थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो रही थी, तो तबीयत भी नहीं सही थी। फिर जब कुछ आपकी अंदर से आपको अच्छा फ़ील नहीं होता है ना, तो फिर आपका ना व्लॉग बनाने का मन करता है, ना कुछ काम करने का मन करता है। मैं भी उसी ज़ोन में चली गई थी, बिल्कुल लेज़ी वाले ज़ोन में। ना ही मेरा व्लॉग बनाने का मन करता था और ये व्लॉग ना बना हुआ था पहले से ही, लेकिन मैंने ना वॉइस ओवर नहीं दिया था, ना ही मुझे एडिट करने का बिल्कुल भी मन कर रहा था। बस ऐसा लगता था कि बस लेटी रहो, आराम करते रहो। और नींद मुझे बहुत आ रही थी, क्योंकि मैं पेन किलर भी ले रही थी और एंटीबायोटिक्स भी ले रही थी, तो मुझे नींद बहुत आ रही थी। तो वही यही बस बीच में थोड़ा-सा था, जिसकी वजह से मैं आप लोग के साथ में कोई भी व्लॉग नहीं शेयर कर पाई और आप लोग इंतज़ार करते हैं, पूछते भी हैं कि आपका व्लॉग कब आएगा। तो बस यही रीज़न था जिसकी वजह से मैं आप लोग के साथ में नहीं शेयर कर पाई थी, लेकिन इंशाल्लाह मैं आगे से रेगुलर रहूँगी। अभी फ़िलहाल मेरा जो ट्रीटमेंट है वो चलेगा, अभी मुझे 2 से 3 बार और डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि कैप वगैरह भी लगेगा, जो मुझे उन्होंने पूरा प्रोसेस बताया है। अच्छा, मैंने आप लोग के साथ में ये भी शेयर किया था कि मुझे ना थोड़ा-सा चक्कर टाइप का आता है, चक्कर जैसा आता है और बीपी वगैरह भी लो रहता है। तो बीपी वगैरह तो लो रहता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन जो चक्कर मुझे आ रहे थे ना, तो उसका रीज़न था आयरन डिफ़िशियंसी। मेरी बॉडी में ना आयरन की डिफ़िशियंसी है और ये स्टार्टिंग से है, बीच में सही हो जाती है, लेकिन सम टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो वही मेरे साथ में प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से मुझे ना बहुत ज़्यादा लो फ़ील होता है, बिल्कुल भी एनर्जी नहीं रहती है। कभी-कभी मेरी बॉडी में ऐसा लगता है कुछ भी काम ना करो, कुछ मतलब कुछ करने का मन ही नहीं करता है। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है, जिसकी वजह से मैं आप लोग के साथ में व्लॉग नहीं शेयर कर पाई थी। ख़ैर मेरा जो काम था ना वो हो गया था और फिर मैं अपने बेटे को भी स्कूल से ले आई थी जाकर। और जो घर के डेली रूटीन के काम है वो तो करना ही पड़ता है, चाहे आप जितना भी बीमार हो या कुछ भी हो आपके साथ में, लेकिन घर को सँभालना है। अगर आप अकेले हैं तो डेली रूटीन के काम भी करना पड़ता है और थोड़ी-सी हिम्मत भी दिखानी पड़ती है, चाहे आप जितना भी बीमार हो।
अच्छा तो जो मैंने ना रोल्स रखे हुए थे राइस होने के लिए, तो करीब 40 टू 45 मिनट्स हो गए थे और ये राइस भी हो गए थे अच्छे से। बस इसके साथ में ना प्रॉब्लम ये हुई थी कि मैंने इनको बहुत ही पास-पास रख दिया था, बिल्कुल भी गैप नहीं दिया था। तो जब ये राइस हुए ना तो बहुत आपस में मतलब बहुत ज़्यादा चिपक गए थे और बहुत अच्छे से राइस नहीं हो पाए थे, जिसकी वजह से बेक करने वक़्त भी ये अच्छे से कुक नहीं हो पाए थे, जो बीच के थे, साइड में वाले तो बहुत अच्छे से हो गए थे। एनीवेज़ यहाँ पर मैं ना अवन को पहले प्रीहीट कर लेती हूँ, तो मैंने ना अपर लोअर रॉड दोनों ऑन करके प्रीहीट किया था 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर और मैंने ना 40 टू 45 मिनट्स लगाया था प्रीहीट करने के टाइम पर और 10 मिनट के लिए प्रीहीट करूँगी। फिर उसके बाद में मैं इसमें ये जो रोल्स हैं रख दूँगी बेक होने के लिए। 170 डिग्री पर ही आपको इसको 30 मिनट के लिए या 35 मिनट के लिए आपको बेक करना है, डिपेंड करता है कि आपकी अवन की क्वालिटी कैसी है। वैसे मैंने ना इसे फ़र्स्ट टाइम बनाया था लेकिन बने बहुत अच्छे थे और बहुत टेस्टी थे। मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद आए थे और मेरे बेटे को तो बहुत पसंद आए। उसने मतलब ऑलमोस्ट आधे सिनेमन रोल्स उसने ही खाए थे, बाकी आधे जो थे वो मैंने और मेरे हस्बैंड ने खाए थे। ख़ैर इसके ऊपर ना एक ग्लेज़ जाती है जो कि मैं नहीं बना पाई थी क्योंकि उसमें यूज़ होती है क्रीम, मेरे पास में नहीं थी। तो मैंने ना जो कंडेंस मिल्क होता है उसमें बटर और थोड़ा-सा कंडेंस मिल्क और वनीला एसेंस डालकर मिक्स करके वो ऊपर से लगा दिया था। इससे क्या होगा ये जो ब्रेड है ना ये सॉफ्ट हो जाएगी। ऐसे भी आप खा सकते हैं लेकिन वो जो ग्लेज़ होती है ना वो ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ये देखिए ब्रेड जो बने हैं ना कितने सॉफ्ट बने हैं और बहुत अच्छे से कुक हो गए थे। बस बीच में जो 1-2 आपको दिखाई दे रहे हैं ना तो उसमें थोड़ा-सा नीचे के साइड में प्रॉब्लम हो गई थी, जो मुझे लग रहा था कि शायद ये कुक नहीं हुए हैं। फिर मैंने ना उनको निकाल कर सेपरेटली एक थोड़ी देर के लिए 10 से 15 मिनट के लिए ओवन में फिर रखा था, तो वो फिर दोबारा से कुक हो गए थे अच्छे से। अच्छा ये जो क्लिप है ना ये कुछ दिन पहले की है जब आम जो थे वो लास्ट लास्ट के बचे थे तो मैं अपने आंटी के बाग में गई थी, मतलब अपनी खाला के बाग में गई थी। उनके पास में ही बाग है तो वहाँ पर गई थी मैं देखने के लिए आम। तो ये जो आम है ना कच्चे कच्चे थोड़े से थे तो मैंने सोचा इनको तोड़ लेती हूँ और ख़त्म ही हो गए थे ऑलमोस्ट और इनका अचार बना लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पर कुछ पके आम भी तोड़े थे और ये कुछ कच्ची कैरी थी वो भी तोड़ ली थी। मतलब हल्की सी ये भी मतलब येलो येलो सी हो गई थी लेकिन अचार इनका बहुत अच्छा बन जाएगा। तो मैं यहाँ पर ढेर सारे आम तोड़ कर ले आई थी, मेरे हस्बैंड ने भी तोड़े थे पेड़ के ऊपर चढ़ के और वहाँ पर नींबू का भी पेड़ लगा हुआ था तो मैंने नींबू भी तोड़ लिए थे। हालाँकि ज़्यादा थे नहीं क्योंकि लोगों ने तोड़ लिए थे, तो जो थोड़े बहुत थे वो मैंने तोड़ लिए थे। अब इनको ना मैंने वॉश करके ड्राई कर लिया था और इनके ना पतले-पतले से पीसेस कट कर लेंगे जैसे कि अचार के लिए कट होते हैं वैसे। अच्छा जो आम का अचार बनता है ना तो उसके लिए जो पीसेस कट करे जाते हैं उसके लिए एक अलग से नाइफ़ आता है, कटर टाइप का होता है। आप बीच में आम रखिए, ऊपर से प्रेस करिए और उसके पीसेस कट जाते हैं। तो वो तो मेरे पास में था नहीं और मेरे पास में ये नाइफ़ था तो इसको ऊपर रख के और मैंने जो सिलबट्टे का वो बट्टा होता है ना तो उससे ठोक-ठोक कर इसको कट किया था। बड़ी मेहनत लगी थी, फिर मैंने अपने हस्बैंड को बुलाया, उनके साथ में मैंने कट किया। उन्होंने नाइफ़ को पकड़ा, मैं ऊपर से मार रही थी, इस तरह से मैंने कट किया और बहुत ज़्यादा टाइम भी लगा और मेहनत भी लगी और मेरा ना बीच में हाथ भी कट गया था क्योंकि जो नाइफ़ था बहुत ज़्यादा शार्प था। ये आपको दिख रहा है ना, ये अंदर से कट गया था, मुझे बहुत तेज़ लग रहा था क्योंकि इसमें खट्टा-खट्टा सा टेस्ट होता है आम में, तो वो जब उस पे लगता था ना बहुत तेज़ जलन हो रही थी। एनीवेज़ अभी मैं ना इसमें सिर्फ़ हल्दी और नमक लगा कर रखूँगी जिससे ये अच्छे से गल जाए और यही प्रोसेस होता है आई थिंक अचार बनाने का। जो लोग बनाते होंगे उनको पता होगा। और मैं ना यहाँ पर सूखा वाला अचार बना रही हूँ जिसमें बहुत ही कम तेल लगता है वो वाला। तो मैंने ना अंदाज़े से ढेर सारा नमक लिया था, करीब 1 से 2 मुट्ठी मैंने नमक लिया था और उस पर डाल दिया था। फिर मैंने 2 टेबल स्पून के करीब हल्दी पाउडर लिया था और इन दोनों चीज़ों को ना बहुत अच्छे से रब कर के लगाना है ताकि हर आम के पीस पे ये जो हल्दी और नमक है ना ये अच्छे से लग जाए। फिर आप इन आम के पीसेस को ना किसी क्लीन जार में या फिर आप प्लास्टिक का ले सकते हैं या फिर ग्लास या चीनी का, लेकिन एकदम क्लीन होना चाहिए। उसमें रख कर आप कपड़ा ऊपर से बांध दीजिएगा और इसको कम से कम
4 से 5 दिन के लिए धूप दिखाइएगा। 3 से 4 दिन अगर अच्छी धूप आ रही तो भी इनफ है और उसी में ये गल जाएगा। फिर इसमें मसाले मिलाए जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल मैंने ना इसको इसी तरह से ढक कर रख दिया था धूप में। फिर बाद में जब मसाले मिलाऊंगी तो मैं आप लोग के साथ में शेयर करूँगी। तो खैर बस यही था आज का मेरा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।